सकती हैं। दो फ्लामिंगो ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए सोचा। धूप के चश्मे के नीचे उसकी आंखें पढ़ने लायक नहीं थीं। लेकिन जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, दो फ्लेमिंगो ने अचानक अपने दांत पीस लिए और उसकी उंगलियों से धागे निकले जो जमीन पर पड़े मोरिया के शरीर को भेदते हुए निकल गए। मोरिया के गले से हे हे की आवाज निकली और उसने दो फ्लामिंगो को जहरीली आंखों से घूरा। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार वह शांत लेट गया। मोरिया को मारने के बाद दो फ्लेमिंगो के होठों पर मुस्कान आ गई। सेलेस्टियल ड्रैगन्स का राष्ट्रीय खजाना मेरा है। कोई और इसे नहीं छीन सकता। किसी भी संभावित खतरे को खत्म करना होगा। कार्तिक के यहाँ होने के बाद मेरे जाने का समय हो गया है। अरे, अब तक शरद को समझ आ गया होगा कि जिस कार्तिक का वह सामना कर रहा है वह नकली है। शैडो नाइट स्ट्रिंग से बना कठपुतली का क्लोन वाकई बहुत काम का है। इस तकनीक को निखारने में मैंने जो समय लगाया वह सार्थक रहा। अब उस पागल कार्तिक को कहर बरपाने दो। यह सोचते हुए दो फ्लेमिंगो ने आकाश की ओर देखा, अपनी उंगलियों को हिलाकर धागे निकाले जो बादलों से चिपक गए और एक अजीब तरीके से दूसरी दिशा में चले गए। अगर ईशान यह दृश्य देख पाता तो वह समझ जाता कि कार्तिक के यहाँ आने का असली कारण वास्तव में वही है। ईशान की वजह से दो फ्लेमिंगो से समय से पहले ही समुद्र के सरदार की उपाधि छीन ली गई। ड्रेसरोसा द्वीप पर उसने शुगर की हॉबी फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल करके विश्व सरकार के कई अधिकारियों, सीपी एजेंटों और यहाँ तक कि नौसेना के अधिकारियों को भी खिलौनों में बदल दिया था। जब शुगर की क्षमता को निष्प्रभावी कर दिया गया तो दो फ्लेमिंगो के सारे अपराध पूरी तरह उजागर हो गए। विश्व सरकार और नौसेना को धोखा देने के उसके कृत्य के कारण नौसेना ने उसका कड़ा पीछा किया। इसके अलावा जब उसका क्षेत्र ईशान के हाथों में चला गया तो दो फ्लेमिंगो के पास कार्तिक के पास शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह इतिहास ने इस पल एक नया मोड़ लिया। जब नौसेना ने व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो युद्ध के प्रति जुनूनी कार्तिक, जो हमेशा से एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता था, स्वाभाविक रूप से इस लड़ाई में शामिल होना चाहता था। मूलतः लाल बालों वाला शरद युद्ध को बढ़ने से रोकने के लिए कार्तिक को रोकने गया था। अपनी ताकत और प्रतिष्ठा को देखते हुए वह वास्तव में कार्तिक को रोकने की क्षमता रखता था। हालांकि अब दो फ्लेमिंगो के कार्तिक के साथ होने से स्थिति ने एक अलग मोड़ ले लिया। दो फ्लेमिंगो ने अपनी स्ट्रिंग फ्रूट क्षमता का इस्तेमाल करके अपनी परिष्कृत शैडो नाइट स्ट्रिंग तकनीक से एक नकली कार्तिक बनाया और इस कठपुतली को बीस्ट्स पायरेट्स के जहाज पर छोड़ दिया। जब शरद पहुंचा तो असली कार्तिक थोड़ी देर के लिए प्रकट हुआ। फिर जहाज पर उसकी जगह खड़ी कठपुतली के साथ कार्तिक शरद को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। कार्तिक ने खुद भी इस मौके का फायदा उठाकर अकेले ही युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान किया। दो फ्लेमिंगो की शैडो नाइट स्ट्रिंग क्षमता मूल रूप से कठपुतली को नियंत्रित नहीं कर सकती थी यदि उसका असली शरीर बहुत दूर हो। लेकिन ईशान से हारने के बाद दो फ्लेमिंगो ने इस क्षमता को विशेष रूप से विकसित करने में कुछ समय लगाया। शैडो नाइट स्ट्रिंग द्वारा निर्मित नई कठपुतली को अब बहुत दूर से नियंत्रित किया जा सकता था, हालांकि वह बोल नहीं सकती थी। हालांकि बोल न पाना कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कार्तिक के आदेश पर बीस्ट्स पायरेट्स ने लाल बालों वाले पायरेट्स से युद्ध नहीं किया बल्कि दूरी बनाए रखी। जब तक शरद ने कार्तिक पर व्यक्तिगत रूप से हमला नहीं किया तब तक उसे धोखे का पता नहीं चलेगा। दो फ्लेमिंगो से उसकी उपाधि छीनने और उसके पीछे नौसेना भेजने के बावजूद विश्व सरकार उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाल सकी क्योंकि वह दिव्य ड्रैगन के रहस्यों को जानता था। इसके अलावा 7 सरदारों की शक्ति कम होने के कारण उन्होंने अंततः उसे फिर से ढूंढ निकाला।
उन्होंने युद्ध में भाग लेने के बदले में उसका पीछा न करने की पेशकश की और उसे एक गुप्त मिशन दिया, युद्ध के बाद गेको मोरिया को मारने का तरीका ढूंढना। विश्व सरकार से निमंत्रण प्राप्त करने पर डोफ्लेमिंगो ने कार्तिक के साथ इस पर चर्चा की और उन्होंने इस भव्य धोखे की योजना तैयार की। कार्तिक नाम का पागल, हालांकि उसके पास समुद्री डाकुओं का एक दल था, अक्सर अकेले ही काम करना पसंद करता था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अकेले ही युद्ध के मैदान में जाने का ऐसा कदम उठाए। डोफ्लामिंगो के चुपचाप चले जाने से यह सब किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि सब इतने व्यस्त थे कि इस बारे में ज्यादा सोच ही नहीं पाए। अब सबकी नजरें समुद्र में दिखाई देने वाले विशाल जहाज पर टिकी थीं। जहाज के अगले डेक पर एक बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। उसके सिर पर लंबे लंबे बाल और घुमावदार सींग थे। उसका नंगा ऊपरी शरीर विस्फोटक मजबूत मांसपेशियों से ढका हुआ था और उसकी बाईं बाह पर ड्रैगन के शल्कों जैसा एक चमकदार लाल टैटू था, मिथकों के सबसे शक्तिशाली बर्बर की तरह। हालांकि जहाज अभी पास नहीं आया था, फिर भी उसका रूप साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही कोई उस पर नजर डालता, एक जबरदस्त दमन का एहसास साफ झलकता था। अनगिनत भयभीत निगाहों के बीच धनुष पर खड़े कार्तिक ने अचानक अपनी छाती फुला ली, एक गहरी सांस ली और फिर एक उन्मत्त गर्जना की। सफेद दाढ़ी, धमाका। उसकी दहाड़ गूंजते ही एक जबरदस्त शॉकवेव फैल गई, जिससे समुद्र की सतह पर अनगिनत छींटे फूट पड़े। यह ध्वनि युद्ध क्षेत्र तक पहुंची, जहां अनेक नौसेना सैनिक और समुद्री डाकू पीड़ा से अपने कान पकड़कर नीचे झुक गए तथा गगनभेदी गर्जना को सहन नहीं कर सके। इस शक्तिशाली दहाड़ ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी जानवरों के कार्तिक के आगमन की घोषणा की। कार्तिक की गर्जना सुनकर व्हाइटबर्ड की उठी हुई अर्धचंद्राकार मूछें भी अनायास ही फड़क उठीं। कितने साल हो गए थे? व्हाइटबियर्ड को ठीक से याद नहीं था। उसे बस इतना पता था कि रवि की मौत के बाद से कार्तिक नाम का एक पागल आदमी अचानक नई दुनिया के समुद्र में प्रकट हो गया था। रवि की जगह उसका नया प्रतिद्वंदी बन गया था और उसे लगातार चुनौती दे रहा था। कार्तिक की उत्पत्ति किसी को नहीं पता थी, बस इतना पता था कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और पूरी तरह से पागल था। उसने न केवल व्हाइटबर्ड को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी, बल्कि उसने अन्य सम्राटों के साथ युद्ध की भी योजना बनाई और यहाँ तक कि नौसेना के बेड़े का भी अकेले सामना किया। हर बार जब वह प्रकट होता था तो बिना किसी अपवाद के हमेशा युद्ध के साथ होता था। व्हाइटबियर्ड को तो याद ही नहीं था कि कार्तिक कितनी बार उसके पीछे पड़ा था। आमतौर पर जब भी उसे कोई ऐसा लगातार उपद्रवी मिलता तो वह झुंझलाकर उसे मार डालता। लेकिन व्हाइटबियर्ड को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि वह कार्तिक को मार नहीं पा रहा था। न केवल वह उसे मार नहीं सका, बल्कि अन्य सम्राट भी नहीं मार सके, न ही नौसेना। व्हाइटबियर्ड ने हमेशा सोचा था कि राक्षस शीर्षक कार्तिक के लिए अधिक उपयुक्त है। आज तक यह राक्षस 4 सम्राटों में से एक बन चुका था और अनगिनत समुद्री लुटेरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था जो उसके साथ जुड़ना चाहते थे। अपनी समुद्री लुटेरों की टोली होने के बावजूद वह अपनी मनमानी करता था और दुनिया भर में लड़ाइयां ढूंढता रहता था। अब यह उपद्रवी आदमी भी युद्ध के मैदान में आ पहुंचा था। व्हाइटबियर्ड को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अरे वो यहाँ क्यों है? व्हाइटबियर्ड की तरह सेनगोकू, गोपाल और तीनों नौसेना एडमिरल भी बेहद परेशान थे। व्हाइटबियर्ड के समुद्री डाकू अकेले ही नौसेना को परेशान कर रहे थे और अब कार्तिक प्रकट हो गया था। अकेला होने के बावजूद किसी को उसकी विनाशकारी शक्ति पर शक नहीं था। मगरमच्छ, जयदेव और इवानकोव भी कार्तिक की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह वाकिफ थे।
उसे देखते ही उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मनीष और आरव भी बहुत आशंकित थे। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स का हिस्सा होने के नाते कार्तिक से यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी। सिरदर्द, डर, परेशानी, उपद्रव, ये वो विचार थे जो कार्तिक के प्रकट होते ही सबके मन में भर गए। चाहे उनकी ताकत कितनी भी हो, कार्तिक शायद दुनिया का अकेला ऐसा इंसान था जो सबके अंदर इतना खौफ पैदा कर सकता था। दहाड़ने के बाद कार्तिक का विशाल शरीर धीरे धीरे बैठने लगा। फिर उसने अपने घुटने मोड़े और अचानक एक जोरदार धक्का मारा। धमाका। जिस बड़े जहाज पर वह सवार था, उसका अगला हिस्सा उसकी जबरदस्त लात से सीधे समुद्र में दब गया, जिससे वह जहाज तुरंत डूब गया। कार्तिक का शरीर हवा में उछलकर युद्धभूमि की ओर बढ़ गया। रास्ते से हट जाओ। आकाश में छाया देखकर कार्तिक के लैंडिंग क्षेत्र में मौजूद समुद्री डाकू और नौसैनिक दोनों चिल्लाए, अपने हथियार नीचे फेंक दिए और किनारे की ओर भाग गए। धम्मा। कार्तिक जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जिससे धूल और बर्फ के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। इस जबरदस्त टक्कर से एक बड़ा गोलाकार गड्ढा बन गया और आसपास की जमीन जोर से हिल गई, जिससे किसी का भी खड़ा होना मुश्किल हो गया। कार्तिक धीरे धीरे सीधा हुआ। उसके विशाल शरीर ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया और जमीन पर उसकी बड़ी छाया बन गई। जैसे ही वह उठा, कार्तिक ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी दोनों मांसल भुजाएं, जो नुकीले लोहे के छल्लों से सजी थीं, मोटी, ऐंठते कीड़ों जैसी दिखने वाली नसों से उभरी हुई थीं। उसके जोड़ों के चटकने की आवाज गूंज रही थी, जिससे सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। व्हाइटबियर्ड, शाबाश। कार्तिक की लंबी, कमर तक लंबी मूछें दूर से व्हाइटबियर्ड को संबोधित करते हुए कांप उठीं। इतना शानदार युद्ध, और तुमने मुझे बुलाया नहीं। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। यहां तक कि व्हाइटबियर्ड भी अपनी नगीनाटा को कसकर पकड़े हुए चुपचाप और सावधानी से उसे देख रहा था। कोई कुछ नहीं कर सकता था। कई लोग स्तब्ध थे। कार्तिक को करीब से देखकर उसके अंदर का घुटन भरा दमन और भी गहरा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्राचीन काल का खूंखार जानवर हो। ईशान भी घुटे बिना न रह सका। धिक्कार है, उसने मन ही मन कोसा। कार्तिक का शरीर व्हाइटबियर्ड से भी ऊंचा था और उसकी भयंकर आभा उस बूढ़े पर भी भारी पड़ रही थी। ईशान ने कार्तिक को ध्यान से देखा और पाया कि उसके सिर पर लंबे, घुमावदार सींग लिटिल ओर्स जूनियर के सींगों से काफी मिलते जुलते थे। उसे हमेशा लगता था कि कार्तिक के बाएं हाथ पर बना टैटू ड्रैगन का है, लेकिन पास से देखने पर उसे एहसास हुआ कि यह किसी अजीबोगरीब जीव का चित्रण था। उसका शरीर ड्रैगन का था, लेकिन बाएं हाथ पर ड्रैगन के सिर की बजाय खोपड़ी थी। उसका क्या मतलब है? ईशान समझ नहीं पा रहा था कि यह टैटू क्या दर्शाता है, लेकिन वह जानता था कि इस दुनिया में टैटू अक्सर कुछ खास मतलब रखते हैं। ये किसी समुद्री डाकू दल के प्रतीक, किसी शैतानी फल की क्षमता, या यहाँ तक कि किसी उपनाम का भी प्रतिनिधित्व कर सकते थे। ये टैटू, चाहे स्पष्ट हो या सूक्ष्म, हमेशा कुछ न कुछ जानकारी जरूर देते थे। हालांकि ईशान को कार्तिक के टैटू का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। खासकर खोपड़ी अचानक से उभर आई थी और ड्रैगन स्केल जैसे डिजाइन से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। तो ईशान का पहला विचार एक व्यक्ति के बारे में था, जयदेव। जयदेव की छाती पर भी एक टैटू था, जो सन पायरेट्स का प्रतीक था। ईशान को याद आया कि सन पायरेट्स का टैटू मूल रूप से सेलेस्टियल ड्रैगन्स के गुलाम के निशान, उड़ते हुए ड्रैगन के खुर को ढकने के लिए था। क्या ऐसा हो सकता है कि कार्तिक की बाह पर खोपड़ी का डिजाइन भी जयदेव के टैटू की तरह मूल निशान को छिपाने के लिए बनाया गया हो? ईशान केवल इसी तरह की अटकलें लगा सकते थे। जब ईशान अपने विचारों में खोया हुआ था,
कार्तिक अचानक अपना आपा खो बैठा क्योंकि व्हाइट बर्ड ने उसे अनदेखा कर दिया था। मुझे जवाब दो। अपने आसपास की खामोशी से परेशान होकर उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई और फिर अपनी कमर के पीछे से एक बड़ा सा नुकीला डंडा निकाला। यह गदा बहुत बड़ी थी, अलविदा के गदा से भी बड़ी। अपना हथियार निकालते ही कार्तिक ने आसपास के लोगों पर अंधाधुंध वार करना शुरू कर दिया। धमाक! उसने डंडा क्षैतिज रूप से घुमाया और उसके दाहिनी ओर खड़े समुद्री डाकू बदकिस्मत होकर चोटिल हो गए। जैसे ही नुकीला डंडा उन पर लगा, दर्जनों लोगों के मुंह से एक साथ खून निकला, उनके शरीर से हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी और वे उड़ गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। कार्तिक का डंडा वापस क्षैतिज दिशा में घूम गया और इस बार उसकी बाईं ओर खड़े नौसेना के सैनिकों पर जा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो गया हो। उसने समुद्री लुटेरों और नौसेना के जवानों पर एक साथ हमला कर दिया। कार्तिक के वार से बड़ी संख्या में समुद्री लुटेरे और नौसेना के जवान दर्द से चीखने लगे और चारों तरफ भाग खड़े हुए। कुछ ही देर में कार्तिक ने दोनों पक्षों को भारी क्षति पहुंचा दी। आखिरकार कोई और नहीं रुक सकता था। जैसे ही कार्तिक का नुकीला डंडा फिर से नेवी की तरफ बढ़ा, उसे बीच में ही रोक दिया गया। किजारू अचानक उसके रास्ते में आ गया और उसने एक तेज किक मारी जो कार्तिक के डंडे से टकराई। धमाका! संपर्क बिंदु पर एक विशाल आग का गोला फूट पड़ा। जब धुआं छंटा तो किजारू हाथ जेबों में डाले, एक पैर मोड़े, कार्तिक के डंडे पर पैर रखे खड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था और वह बोला, अरे अरे अरे, इस युद्ध में तेरा क्या काम, बेवकूफ? किजारू! कार्तिक ने उसकी ओर देखा और फिर एक और ताकत के साथ अपनी नुकीली गदा को फिर से घुमाया, जिसका लक्ष्य किजारू पर वार करना था। नुकीले डंडे पर गहरी काली चमक देखकर किजारू को पता चल गया कि वह उसका सामना नहीं कर सकता और वह तेजी से अपनी जगह से दूर चला गया। इस आदमी से बात करना नामुमकिन है। आओकिजी ने यह नजारा देखा और उदास भाव से अचानक उछल पड़े। वे कार्तिक के ऊपर उतरे और अपनी हथेली कार्तिक के सिर पर रख दी। क्रैक क्रैक क्रैक! बर्फ की शक्ति सक्रिय हुई और कार्तिक का पूरा शरीर सिर से नीचे तेजी से जमने लगा और वह बर्फ में ढक गया। हालांकि इससे पहले कि आओकिजी उसे पूरी तरह से जमा पाते, कार्तिक के शरीर के पहले से जमे हुए हिस्से अचानक एक चटकने की आवाज के साथ फट पड़े। कार्तिक बर्फ से आजाद हुआ और अपने ऊपर आए आओकिजी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आओकिजी ने जल्दी से कार्तिक के हाथ पर दो बर्फ के भाले मारे और कार्तिक के हाथ के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे कार्तिक चूक गया। यह देखते हुए ईशान ने देखा कि आओकिजी के बर्फ के भाले कार्तिक के हाथ के संपर्क में आते ही टूट गए और उसकी त्वचा में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाए। शुरू में ईशान को लगा कि यह आर्मामेंट हकीकी शक्ति है, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि कार्तिक का हाथ हकी से बिल्कुल भी ढका नहीं था। क्या हो रहा है? ईशान आश्चर्य से बोला। सच्चा लोहे का शरीर। माथे पर अभी भी ठंडे पसीने के साथ आरव ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कार्तिक दुनिया का सबसे मजबूत शरीर वाला है। यहां तक कि ओयाजी ने भी कहा था कि बड़ी मां भी उसे नहीं। ईशान को आखिरकार समझ आ गया कि कार्तिक के लोहे जैसे शरीर से आरव का क्या मतलब था। यहां तक कि किजारू के लेजर, जो आसानी से मानव शरीर को भेद सकते थे, कार्तिक की त्वचा के संपर्क में आते ही फट गए, जिससे कार्तिक को कोई चोट नहीं पहुंची और केवल एक जला हुआ निशान रह गया। अमेनोमुरा कुमो तलवार और बर्फीले कृपाण किजारू और आओकिजी ने बारी बारी से हकीयुक्त ब्लेडों से हमला किया, लेकिन कार्तिक पर केवल हल्की खरोंचें ही छोड़ पाए। इस बीच कार्तिक पागलों की तरह हंस रहा था और लगातार अपनी नुकीली मुट्ठियों से उन दोनों पर हमला कर रहा था। वह दोनों मरीन एडमिरल्स को अपने प्रतिद्वंदी
के रूप में पाकर काफी खुश लग रहा था। अकैनो की दोनों भुजाएं बुरी तरह घायल हो गई थीं। वह असहाय होकर केवल देख सकता था, युद्ध में शामिल होने में असमर्थ था। स्थिति को भांपते हुए गोपाल आगे बढ़ा और कार्तिक के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए उछल पड़ा। हालांकि उसके वार से कार्तिक के चेहरे पर बस कुछ पल के लिए ही चोट लगी और उसका सिर घूम गया। कार्तिक ने अपना चेहरा पोंछा और तुरंत संभल गया। हाँ 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 हाँ, तुम भी यहाँ हो गोपाल। कार्तिक हंसा और गोपाल पर एक मुक्का मारा। गोपाल ने दांत पीस लिए और उससे सीधे भिड़ गया। जब उनकी मुट्ठियां टकराईं तो एक तेज शॉकवेव उठी जिसने आसपास के धुएं और धूल को बिखेर दिया। हालांकि इस टक्कर के परिणामस्वरूप गोपाल उड़ गया और पास के बर्फ के टुकड़े से टकराकर तोप के गोले की तरह गिर गया। दादाजी! आरव और ललित ने गोपाल को गिरते हुए देखकर घबराकर चिल्लाया। वे तुरंत भीड़ से बाहर निकलकर उस जगह की ओर दौड़े जहां गोपाल गिरा था। ईशान उन्हें रोक भी नहीं पाया। दोनों भाई गोपाल के पास पहुंचे। ललित ने उसे गहरे गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। गोपाल खांसने लगा और खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसका दाहिना हाथ जो कार्तिक के हाथ से टकराया था, बेकाबू होकर कांप रहा था। अरे यार, इस आदमी की ताकत तो पहले से भी ज्यादा लग रही है। गोपाल अपने कांपते दाहिने हाथ को देखते हुए बुदबुदाया। आयरन फिस्ट गोपाल को कार्तिक के साथ सीधे मुकाबले में जीत न पाते देख कई मरीन सैनिक भयभीत हो गए। अब तक ज्यादातर आम समुद्री डाकू और मरीन सैनिक दूर जा चुके थे, पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। व्हाइटबियर्ड और सेनगोकू पास ही खड़े थे और गोपाल की हालत देखकर व्हाइटबियर्ड सेनगोकू की ओर मुड़ा और बोला, यह पागल फिर से आत्महत्या करने आया है। क्यों न हम सब मिलकर उसे भगा दें। सेनगोकू ने व्हाइटबियर्ड की ओर देखा, फिर कार्तिक की ओर जो किजारू और आओकिजी से जबरदस्त मुकाबला कर रहा था। विश्व सरकार से मिली हालिया खबर को याद करके वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। वह समझ गया कि ब्लैकबियर्ड पायरेट्स द्वारा मैरी जॉयस पर हमला और कार्तिक के अचानक प्रकट होने से यह युद्ध उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग हो गया था। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स से लड़ना अब व्यर्थ था। हालांकि वह इसे स्वीकार करने से हिचकिचा रहा था। सेनगोकू जानता था कि मरीन पहले ही हार चुके थे। वे व्हाइटबियर्ड को तब भी नहीं मार पाए थे जब वह गंभीर रूप से घायल था, और अब जब व्हाइटबियर्ड ठीक हो गया था तो उसे मारने वाला कोई नहीं था। मरीन का रणनीतिक उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो चुका था। व्हाइटबियर्ड को भी शायद यह बात पता थी, इसीलिए उसने कार्तिक के खिलाफ एकजुट होने का सुझाव दिया, जिससे मरीन को संघर्ष को समाप्त करने का एक सम्मानजनक तरीका मिल गया। मरीन व्हाइटबियर्ड पायरेट्स को नहीं हरा सके और इसी तरह व्हाइटबियर्ड पायरेट्स भी मरीन को नहीं हरा सके। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था और अब समय आ गया था कि वे चुपचाप अपने जख्मों को चाट लें। यह बात ध्यान में रखते हुए सेनगोकू ने अंततः सिर हिलाया। तभी व्हाइटबियर्ड और सेनगोकू एक साथ आगे बढ़े। सेनगोकू ने अपनी हथेली कार्तिक की ओर बढ़ाई, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव निकली जो कार्तिक के विशाल शरीर से टकराई। दूसरी ओर व्हाइटबियर्ड ने अपना हाथ घुमाया और दूर से कार्तिक की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। टक्कर के बिंदु पर वायुमंडल के टूटने से एक कर्कश ध्वनि गूंजी, जिससे हवा में मकड़ी के जाले जैसी दरारें बन गईं। फिर एक तेज शॉकवेव ने कार्तिक को मारा। व्हाइटबियर्ड और सेनगोकू के संयुक्त हमले का आखिरकार असर हुआ। सेनगोकू के शॉकवेव के प्रभाव से कार्तिक का शरीर मुड़ गया और फिर व्हाइटबियर्ड की शॉकवेव ने उसका पीछा किया, उसकी स्टील जैसी सुरक्षा को भेदते हुए उसके आंतरिक अंगों पर सीधा असर डाला। उफ! कार्तिक ने मुंह भर खून थूका और पीछे की ओर गिर पड़ा।
एक जोरदार धमाके के साथ उसका विशाल और भारी शरीर जमीन पर गिरा, जिससे धरती हिल गई। कार्तिक को गिरते देख समुद्री डाकू और मरीन दोनों ही खुशी से झूम उठे। हालांकि व्हाइट बियर्ड और सेनगोकू, जिन्होंने हमला किया था, गंभीर बने रहे। कार्तिक के घायल होकर गिर जाने से वे जरा भी खुश नहीं थे। दोनों कई बार कार्तिक से लड़ चुके थे और जानते थे कि ऐसा हमला उसे घायल तो कर सकता है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। निश्चित रूप से समुद्री डाकुओं और नौसैनिकों की जय जयकार थमने से पहले ही कार्तिक के शरीर में हलचल हुई और वह ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद कार्तिक के चारों ओर का उग्र आभामंडल और भी प्रबल हो गया। उसने अपनी बाहें फैला दीं और पागलों की तरह हंसते हुए चिल्लाया, शाबाश शाबाश व्हाइट बर्ड सेनगोकू, चलो एक जबरदस्त लड़ाई करते हैं। आओ मुझे मार डालो। ईशान बता सकता था कि उस क्षण में ही कार्तिक की आंतरिक चोटें ठीक होने लगी थीं। क्या यह किसी जागृत ज़ुआन प्रकार के फल का असर है? ईशान ने अविश्वास से कहा। लेकिन यह पुनर्जन्म तो बहुत ही भयानक है। अफवाह है कि कार्तिक अमर है। अब मैंने आखिरकार उसे देख ही लिया। राघव चौहान ने विस्मय से कहा। कैप्टन, क्या हमें भी शामिल होना चाहिए? एनेल अपने होंठ चाटते हुए और कार्तिक की ओर देखते हुए अपनी उत्तेजना छिपा नहीं पाया। साफ था कि कार्तिक ने उसकी लड़ने की भावना को जगा दिया था। ईशान ने एक क्षण सोचा और यह देखकर कि मनीष और अन्य लोग भी लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं, उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो ओल्ड मैन और सेंगोकू की सहायता करते हैं। राघव चौहान ईशान की मंशा समझ गया। उसने अपनी बेंत की तलवार जमीन में घुसा दी और ऑब्जर्वेशन हकी की एक तेज लहर आसमान में उठी। आकाश में एक विशाल उल्कापिंड दिखाई दिया जो भयानक रोशनी से चमक रहा था तथा अपनी लंबी अग्निमय पूंछ के साथ कार्तिक की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उस समय कार्तिक की स्थिति से कुछ ही मील की दूरी पर केवल आओकिजी और किजारू ही थे। इसलिए राघव चौहान को किसी भी तरह के नुकसान का डर नहीं था और उसने उल्कापिंड को सीधे कार्तिक पर निशाना साधा। तीनों लड़ाकों ने स्वाभाविक रूप से उल्कापिंड की उपस्थिति को नोटिस किया। आओकिजी और किजारू झट से एक तरफ हट गए, जबकि कार्तिक खिलखिलाकर हंसा और दहाड़ा, दिलचस्प। फिर उसने उल्कापिंड पर सीधा मुक्का मारा। साले! ये देखकर ईशान मन ही मन कोस रहा था। ये साला पागल है। उल्कापिंड पर मुक्का मार रहा है। ऐसा आइडिया तो सिर्फ इसी के दिमाग में आएगा। धमाका! कार्तिक की मुट्ठी उल्कापिंड से टकराई। संपर्क बिंदु पर राघव चौहान द्वारा बुलाया गया उल्कापिंड तुरंत उसके मुक्के के बल से बुरी तरह टूट गया और चकनाचूर हो गया। हालांकि उल्कापिंड के टुकड़े नीचे की ओर बढ़ते रहे और कार्तिक के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया। जमीन जोर से कांप उठी, मानो कोई बड़ा बम फट गया हो। तेज हवा के झोंके बाहर की ओर उठे और मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। टक्कर वाली जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसके नीचे कार्तिक दब गया। क्या यह काम कर गया? सभी लोग प्रभाव स्थल को गौर से देख रहे थे। लेकिन तभी एक गड़गड़ाहट की आवाज आई और मलबे से एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति उभर कर आया। कार्तिक, जिसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था, अपनी चिरपरिचित क्रूर मुस्कान लिए हुए था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा गड्ढा था, मानो उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों, लेकिन जैसे जैसे वह बाहर निकला, वह गड्ढा धीरे धीरे ठीक होने लगा। राघव चौहान की ताकत से वह वास्तव में कार्तिक के लोहे के शरीर को तोड़ सकता था और उसे घायल कर सकता था, लेकिन ऐसी शक्ति अभी भी उसे पूरी तरह से नीचे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
दुनिया ने कार्तिक को आमने सामने की लड़ाई में सबसे ताकतवर माना। इसकी वजह यही थी, अगर किसी के पास कार्तिक को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी हो तो भी अगर वो उसकी पुनर्योजी क्षमता को रोक नहीं सकता तो उसे कोई नहीं हरा सकता। ईशान को इम्पेल डाउन में जोआन प्रकार के जागृत जेलर जानवरों को उनकी अद्भुत पुनर्योजी क्षमताओं के साथ देखना याद आया। उनकी तुलना करते हुए ईशान को लगा कि कार्तिक की पुनर्योजी क्षमता एक सामान्य जोआन जागृति की क्षमता से कहीं बढ़कर थी। चूंकि कार्तिक के विरुद्ध शारीरिक हमले अप्रभावी थे, इसलिए ऊर्जा हमलों को आजमाने का समय आ गया था। ईशान ने एनेल पर हाथ रखा और उसकी विद्युत शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। तुम। एनेल को लगा जैसे ईशान उसके शरीर से लगातार बिजली खींच रहा है। वह हतप्रभ था। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, ईशान ने उसे घूरा और एनेल तुरंत चुप हो गया। जैसे जैसे ईशान ने अधिक से अधिक विद्युत शक्ति अवशोषित की, उसका नेन तेजी से ऊपर उठा। दूसरे हाथ से उसने सेनबोनजाकुरा का ब्लेड निकाला और अपना बांकाई किया। जैसे ही ईशान ने कार्तिक के सिर के ऊपर गरजते बादलों को बुलाना शुरू किया, उसके माथे पर एक बार फिर दुष्टदृष्टि वाले गुरु का भ्रम प्रकट हुआ। बिजली का यह आखिरी झटका ईशान द्वारा सबाउडी द्वीपसमूह पर बुलाए गए बिजली से भी ज्यादा शक्तिशाली था। जैसे ही उसने अपने नेन को चैनल किया, उसने एनेल से और ज्यादा शक्ति खींच ली, जिससे एनेल की बिजली लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। कड़कड़ाते और गरजते बादलों ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आओकिजी और किजारू को तुरंत एहसास हो गया कि क्या हो रहा है और आसन्न खतरे को भांपते हुए वे पीछे हट गए। जब एनेल जमीन पर लगभग गिर पड़ा और अपनी ऊर्जा को रोक नहीं सका, तो उसने अचानक जोरदार इशारे से अपना हाथ नीचे की ओर बढ़ाया। अंतिम वज्र। विशाल नेन के कारण बिजली ने अपना स्वरूप बदल लिया। आकाश में अचानक एक काली बिजली कौंधी, जिसका अंधकार आसपास के प्रकाश को अवशोषित कर रहा था और सीधे कार्तिक की ओर गिर रहा था। धमाका। बिजली की गड़गड़ाहट ने वातावरण को बहरा कर दिया। कई कमजोर समुद्री डाकू और नौसैनिक तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े, अपने कान पकड़े हुए मानो उनके कान के पर्दे फट गए हों। कार्तिक जब से खड़ा हुआ था, राघव चौहान के भारी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में था। इसलिए उसके पास इस आखिरी वज्र से बचने का कोई मौका नहीं था और वह सीधे उस पर गिर पड़ा। आखिरी बिजली गिरी, जिससे कार्तिक का पूरा शरीर काली बिजली में लिपट गया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही बिजली चमकी और गायब हो गई, दृश्य मानो ठहर गया। बिजली के इस तेज झटके को सीधे झेलने के बाद कार्तिक का लोहे जैसा शरीर भी इतनी जबरदस्त विद्युत ऊर्जा को झेल नहीं पाया। उसकी त्वचा फट गई, मांस पीछे की ओर लुढ़क गया, लेकिन ज्यादा खून दिखाई नहीं दिया। जो खून दिखाई दिया वह तुरंत वाष्पीकृत हो गया, जिससे उसके पूरे शरीर पर सिर्फ जले हुए काले निशान रह गए। वह पूरी तरह झुलस चुका था। उसके शरीर से जले हुए मांस और धुएं की दुर्गंध आ रही थी। उसकी आंखें पीछे की ओर घूम रही थीं और वह धीरे धीरे आगे की ओर गिर रहा था। एक जोरदार धमाके के साथ कार्तिक का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, जिससे जमीन हिल गई। क्या हम उसे पकड़ पाए? ईशान ने अभी भी नीचे की ओर वार करने की मुद्रा बनाए रखते हुए आश्चर्य से पूछा। वह जानता था कि उसका अंतिम बिजली का प्रहार अविश्वसनीय रूप से भयंकर था, लेकिन कार्तिक ने जो अमानवीय शक्ति प्रदर्शित की थी, उसे देखते हुए ईशान को यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि वह वास्तव में गिर गया था। पता नहीं। ईशान के बगल में खड़ी विस्टा ने उलझे हुए भाव से जवाब दिया। मेरी याददाश्त में पापा ने कार्तिक को कई बार हराया है। दरअसल एक मरीन एडमिरल के स्तर पर अगर वे गंभीरता से लड़े तो वे सभी कार्तिक को घायल कर सकते हैं। लेकिन ठीक तुम्हारी बिजली की तरह,
यह उसे ज्यादा से ज्यादा अस्थायी रूप से अक्षम कर सकती है। उसे सचमुच हराने के लिए ठीक है। विस्टा ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कार्तिक जैसे किसी व्यक्ति को पूरी तरह से हराना लगभग असंभव है। ईशान आगे कुछ पूछ पाता, इससे पहले ही उसने देखा कि व्हाइट बियर्ड और सेनगोकू गिरे हुए कार्तिक की ओर बढ़ रहे हैं। जब वे कार्तिक के पास पहुंचे तो व्हाइट बियर्ड ने अपनी नागिनता पर खुद को टिकाया और जमीन पर पड़े कार्तिक को देखा। उसने देखा कि कार्तिक के शरीर के जिन हिस्सों पर बिजली गिरी थी वे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उसे सिरदर्द होने लगा और वह बुदबुदाया, जैसा कि उम्मीद थी फिर से ऐसा ही हुआ। सेनगोकू की ओर मुड़ते हुए व्हाइट बियर्ड ने कहा, हमेशा की तरह अब वह आपकी समस्या है। हालांकि सेनगोकू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैं क्यों करूं? इतनी बड़ी समस्या है और तुम इसे मुझे सौंपना चाहते हो? मत भूलना वह तुम्हारे लिए यहाँ है। व्हाइट बियर्ड ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम मरीन नहीं हो? समुद्री डाकुओं को पकड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। और हाँ, मेरे पास कोई सी प्रिज्म स्टोन वाली हथकड़ियां तो है नहीं। तुम? व्हाइट बियर्ड के प्रत्युत्तर से सेनगोकू अवाक रह गया। लेकिन इसे किसी भी नजरिए से देखा जाए, यह अजीब बात थी कि न तो व्हाइट बियर्ड और न ही सेनगोकू कार्तिक को संभालने की परेशानी से निपटने के लिए तैयार थे। खासकर सेनगोकू। मरीन पहले भी कई बार कार्तिक को पकड़ चुके थे। ऐसी परिस्थितियां, जहां कार्तिक को मरीन के संयुक्त प्रयासों से बेहोश करके अस्थायी रूप से अशक्त कर दिया गया था, एक या दो बार से ज्यादा घटित हो चुकी थीं। हर बार जब कार्तिक पकड़ा गया तो विश्व सरकार ने इस योंको को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। न केवल वे उसे मारने में नाकाम रहे, बल्कि कार्तिक के जागने और भागने पर उन्होंने कई जेल जहाज और युद्धपोत भी खो दिए, जिससे विनाश हुआ। हाँ, भाग गया। हालांकि कार्तिक अक्सर दावा करता था कि उसे आत्महत्या में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन वह सचमुच मरना नहीं चाहता था। हर बार वह भाग जाता था बजाय इसके कि मरीन उसे मारने का कोई रास्ता निकाल लें, उसका इंतजार करे। संक्षेप में, कार्तिक की आत्महत्या की बात उसके लिए अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका मात्र थी। व्हाइट बियर्ड को मुड़कर दूर जाते देख सेनगोकू के पास चिल्लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और कई मरीन वाइस एडमिरल कार्तिक को सी प्रिज्म स्टोन हथकड़ी से बांधने के लिए आगे बढ़े। वे उसे केवल इसलिए बांध सके क्योंकि कार्तिक के आकार के कारण मौजूदा सी प्रिज्म स्टोन हथकड़ी उसके हाथों और पैरों में ठीक से फिट नहीं हो रही थी। व्हाइट बियर्ड को आते देख ईशान को कुछ आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, ओयाजी, क्या यह ऐसे ही खत्म हो गया? खत्म? मुसीबत तो अभी शुरू ही हुई है। व्हाइट बियर्ड ने घुरघुराते हुए कहा, तुम्हें सच में नहीं लगता कि तुमने एक ही वार में योंको को गिरा दिया है ना? ध्यान से देखो। बोलते समय व्हाइट बियर्ड ने कार्तिक की ओर इशारा किया, जो सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों से बंधा हुआ था। ईशान ने गौर से देखा और कुछ चौंकाने वाली बात देखी। चूंकि मरीन ने कार्तिक को बांधने के लिए सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियां इस्तेमाल की थीं, इसका मतलब था कि वह निश्चित रूप से डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करता था। हालांकि ईशान ने देखा कि कार्तिक पर सी प्रिज्म स्टोन की हथकड़ियों का असर। यह सर्वविदित है कि समुद्री प्रिज्म पत्थर और समुद्री जल डेविल फ्रूट उपयोगकर्ताओं के स्वाभाविक शत्रु हैं। समुद्री जल डेविल फ्रूट उपयोगकर्ता की शक्ति को कमजोर और शक्तिहीन बना सकता है, हालांकि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सी प्रिज्म स्टोन अलग है। यह मूलतः समुद्री जल का क्रिस्टलीकृत रूप है और इसका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है, जो डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ता की क्षमताओं को खत्म कर देता है।
दूसरे शब्दों में, यदि कार्तिक की असाधारण पुनर्योजी क्षमताएं उसकी जागृत शैतान फल शक्ति से उत्पन्न हुई हैं, तो समुद्र प्रिज्म स्टोन हथकड़ी से बंधे होने के बाद उसकी पुनर्योजी क्षमताओं को भी दबा दिया जाना चाहिए। हालांकि ईशान ने देखा कि कार्तिक की चोटें अभी भी लगातार ठीक हो रही थीं। हालांकि यह थोड़ी धीमी लग रही थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि सुधार जारी था। इस दर से ईशान द्वारा उन पर पहुंचाए गए सभी नुकसानों की भरपाई होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या क्या हो रहा है? ईशान ने अविश्वास से पूछा। यह आसान है। यह विशाल पुनर्योजी क्षमता उसकी अपनी है, उसके डेविल फ्रूट से असंबंधित। व्हाइटबियर्ड ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए थोड़ा निराश होकर कहा। मुझे यह बात उससे कुछ बार लड़ने के बाद ही पता चली। सी प्रिज्म स्टोन उसके डेविल फ्रूट पुनर्योजी को दबा सकता है, लेकिन यह उसकी जन्मजात पुनर्योजी क्षमता को नहीं दबा सकता। तो कार्तिक की विचित्र पुनर्योजी शक्ति वास्तव में उसकी अपनी क्षमता और डेविल फ्रूट की क्षमता का संयोजन है। ईशान समझ गया। बिल्कुल, व्हाइटबियर्ड ने सिर हिलाया। बेहोश होने पर भी वह अपने लोहे के शरीर को संभाल सकता है, इसलिए कोई भी प्राणदंड उसे मार नहीं सकता। शारीरिक हमले उसके लिए सबसे आसान हैं। दरअसल पहले तुमने जो शक्तिशाली बिजली का प्रहार किया था, उससे उसे काफी नुकसान हुआ था। सच में? ईशान चौंककर बोला। क्या उसे मारने का कोई तरीका नहीं है? उसे समुद्र में फेंकना भी नहीं? बेकार। व्हाइटबियर्ड ने सिर हिलाया। पहले भी कोशिश की जा चुकी है। एक बार मैंने उसे पूरे 7 दिनों के लिए समुद्र में फेंक दिया था। बाद में जब हमने जांच के लिए लोगों को नीचे भेजा, तो पाया कि वह अभी भी जिंदा था। जयदेव ने यह बात सुनकर अचानक बीच में कहा, एक शैतान फल उपयोगकर्ता के रूप में जो पानी के नीचे सांस ले सकता है, क्या वह संभवतः फिशमैन का रक्तवंश हो सकता है? हाँ, और शायद सिर्फ फिशमैन के वंश से नहीं। व्हाइटबियर्ड ने आह भरी। मुझे हमेशा से शक था कि कार्तिक शायद जन्मजात इंसान नहीं है। उसकी नस्लीय क्षमताएं बहुत ज्यादा हैं, इसलिए लोग उसे जमीन, समुद्र और हवा का सबसे ताकतवर प्राणी कहते हैं, सबसे ताकतवर इंसान की बजाय। क्या वह सचमुच अमर है? ईशान ने संदेह से पूछा। उसे मारने का कोई तो तरीका होगा, है ना? जैसे उसे कोई और शैतानी फल खिलाना। यह काम नहीं करेगा। मगरमच्छ बातचीत में शामिल हो गया। ईशान की परिकल्पना सुनकर वह खुद को समझाए बिना नहीं रह सका। अगर एक से ज्यादा शैतानी फलों का इस्तेमाल करके एक योंको को आसानी से मारा जा सकता है, तो नौसेना इतनी परेशान नहीं होगी। उन्हें विश्व सरकार का समर्थन प्राप्त है, और ऐसा कोई शैतानी फल नहीं है जो उन्हें न मिल सके। लेकिन कार्तिक एक जागृत जोआन शैतानी फल उपयोग करता है। एक बार शैतानी फल उपयोगकर्ता के जागने पर वे किसी भी अतिरिक्त शैतानी फल की शक्तियों को स्वतः ही पीछे हटा देते हैं। अगर आप उसे जबरदस्ती एक और शैतानी फल खिला भी दें, तो भी वह काम नहीं करेगा। दूसरे शैतानी फल की शक्ति सक्रिय नहीं होगी। कार्तिक को किसी न किसी तरह से मारा जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से 2 शैतानी फलों के इस्तेमाल जितना आसान नहीं है। ईशान मगरमच्छ की बात समझ गया। प्रचलित मान्यता के अनुसार अगर शैतानी फलों में सचमुच राक्षस होते, तो जागृति का मतलब होता कि शैतानी फल की शक्ति व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह समा गई है। शरीर पूरी तरह से राक्षस द्वारा व्याप्त हो जाता, जिससे अन्य शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं बचती, और इस प्रकार शैतानी फल की किसी भी अतिरिक्त क्षमता को स्वाभाविक रूप से प्रतिकर्षित कर दिया जाता। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो शैतान फल की ऊर्जा पूरे शरीर में भर जाती, जिससे किसी भी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता था। हालांकि
यह तथ्य कि मगरमच्छ ऐसी चीजों के बारे में जानता था, यह दर्शाता है कि उसने शैतान फलों पर भी काफी शोध किया था। समूह व्हाइट बियर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गया और नौसेना की प्रतिक्रिया को ऐसे देख रहा था।